कि आप लड़का लड़की कहने को तो हम बहुत इक्वलिटी एक्सप्लेन करते हैं, बट एक्चुअल में वो एग्जिस्ट नहीं करता है। आप कहीं ना कहीं जा करके 1% ही सही, लेकिन आप लड़के के प्रति ज़्यादा झुकाव महसूस करते हैं। और वो सारी चीज़ें देखते हुए मैंने एक चीज़ देखा, हमारे गाँव की लड़कियाँ, अगल बगल की लड़कियाँ, वो 10th पास करती हैं और हर एक माँ बाप के मन में ये ख्याल आता है कि वो बोझ हैं उन पर। क्या ख्याल आता है कि लड़की की शादी कर दो। मैं चाहती हूँ कि हर गांव में मैं एक ऐसा लाइब्रेरी सेटअप कर सकूँ जहाँ मैं कुछ कंप्यूटर्स रख सकूँ, कुछ बुक्स रख सकूँ, कुछ बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट जाके मैं पढ़ा सकूँ। कुछ कर गुजरने के लिए एक मन में चाहत होनी चाहिए। खासकर हमारे समाज में जो लड़की के प्रति जो अवधारणाएं बनी हुई है, मानसिकता बनी हुई है, वो काफ़ी जटिल है, काफ़ी आप कह सकते हैं संदेहात्मक है। क्योंकि कोई भी परिजन नहीं चाहता है कि उसकी बेटी घर से कहीं दूर जाए, पढ़ाई करे। चूँकि सीमित पढ़ शिक्षा देना चाहता है और सीमित शिक्षित करना भी चाहता है पेरेंट्स। हमारे जो समाज में है, जो हमारे लोकल की बात करें तो यहाँ के गार्जियन की यही मानसिकता है। लेकिन हम अभी मौजूद हैं जागोडीह गांव में, जो कि तिलौथू प्रखंड के अंतर्गत रोहतास ज़िले में आता है। और वहाँ से एक लड़की स्वर्ण रेखा पाठक, जिनके पिता का नाम है पतंजलि पाठक, ये लड़की दिल्ली में रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी करती थी। लेकिन कोरोना का जो मार है उसमें आप सभी को पता है कि किस प्रकार से शिक्षा का जो स्तर है वो धारासाहित हो गया। शिक्षा पे सबसे ज़्यादा अंकुश लगा। कितनी शिक्षा लड़के लड़की को आपको ऑनलाइन तैयारी कर दी गई, उसमें उस प्रकार की शिक्षा नहीं मिल पा रही थी जिस प्रकार की ऑफलाइन क्लासेज में दी जाती हैं। चूँकि इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, जैसे कि अभी हम जहां मौजूद हैं वहां भी थोड़ी बहुत समस्या है। लेकिन इस गांव में रहकर, जहां पे समाज क्या कहता है, लोग क्या कहते हैं, और एक ऐसा स्टार्टअप जिनका ट्रस्ट का नाम है परहित सरिस वेलफेयर ट्रस्ट, ये एक ट्रस्ट अभी इन्होंने बनाया है और इसके तहत ये बच्चियों को शिक्षा देती हैं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। लाइब्रेरी कितने जगह भी इन्होंने खोल रखा है। आइए हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। एक चीज़ बताइए, जब आप दिल्ली रहकर तैयारी करते थी और अभी आप गांव आई कोविड के टाइम में, तो मतलब वहाँ से बैक घर आना और अपने तैयारी को कंटिन्यू करना कितना कठिन रहा होगा? अगर अभी फ़िलहाल की बात करें कि जब मैं वहाँ रह कर प्रिपरेशन करती थी और फिर मैं यहाँ आई हूँ, तो डिफ़िकल्टीज़ तो हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं, कह सकते हैं कि चुनौतियाँ भी बहुत है। पर इंसान है, चुनौतियों का सामना करके ही इंसान आगे बढ़ सकता है। सबसे अच्छी बात ये होती है। वहाँ पे जब मैं थी तो ईज़िली एक्सेस था सारा चीज़। जब मैं कुछ चाहती जाके ले आ सकती थी, ख़रीद सकती थी। अभी मैं यहाँ गांव में रहती हूँ, हालांकि अगर देखें ऑनलाइन जो सब जगह चीज़ें अवेलेबल हैं, बट फिर भी जब मुझे यहाँ पे किसी भी स्टडी मटेरियल की ज़रूरत होती है या कुछ भी होता है तो मुझे यहाँ से थोड़ा दूर जाना पड़ता है। डेहरी ऑन सोन जो नियरेस्ट मार्केट है वहाँ जाना पड़ता है। तो थोड़ा सा तो चुनौतियाँ हैं, बट फिर भी मैं अपने प्रिपरेशन में बाय हार्ट 100% लगी हुई हूँ। और एक दिन ऐसा आएगा जब मेरा ये ड्रीम जो है एक सिविल सर्वेंट बनने का पूरी तरीके से पूरा होगा। जो हम लोग मतलब देख रहे थे आपका कि आप एक ट्रस्ट के तहत लड़के लड़कियों को पढ़ाती हैं, शिक्षा देती हैं, तो एक चीज़ बताइए, जैसा कि आपने जब फर्स्ट टाइम बोला होगा कि हमको यहाँ वहाँ जाकर लड़के लड़की को पढ़ाना है, पेरेंट्स के मन में मानसिकता होगा पैसा लेगी नहीं लेगी, शुरू में फ्री कर देगी, बाद में ऐसा कर देगी वैसा कर देगी, या आप ही के घर में कई लोग होंगे। मतलब हमारे समाज में सवाल करने के लिए काफ़ी लोग तैयार बैठे होते हैं। कितना मतलब इसमें आपको आगे बढ़ने में परेशानी आई, किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा? सबसे पहले तो ये है कि ये जो मेरा एक सपना था कि मुझे वीमेन एम्पावरमेंट, वैसे ये ओपन टू एवरीवन है, सब किसी के लिए है, बच्चों के लिए, जो लड़के हैं उनके लिए भी, बट मेरा जो मेन फोकस है वो लड़कियों पे रहा है शुरू से ही। क्यों रहा है? क्योंकि जो चीज़ें, ये इंस्पिरेशन अगर देखा जाए तो ये इंस्पिरेशन मेरे पिताजी, जिनका नाम ब्रह्मर्षि पतंजलि पाठक है, उनसे है। जब वो अपने यंग एज में थे तो उन्होंने मेरे भाई के नाम पे एक खोल रखा था रश्मि रथी निर्धन छात्र कोष, जिसके अकॉर्डिंग वो गरीब बच्चों को किताब कॉपीज ये सारा बांटा करते थे। फिर जब हम लोग इतने एबल हो पाए कि हम कुछ अर्न कर सकते हैं, सोसाइटी में कुछ कर सकते हैं, तो हमने धीरे धीरे काम करना शुरू किया। मतलब रजिस्ट्रेशन से पहले हम लोगों ने बहुत सारे इस पर काम किया, बट फिर हमें लगा कि नहीं, हम इसको रजिस्टर कर लेते हैं, उसके बाद हम काम करते हैं। फिर जो मेरा अपना पर्सनल जर्नी रहा है उसमें मैंने एक चीज़ देखा है
कि आप लड़का लड़की कहने को तो हम बहुत इक्वलिटी एक्सप्लेन करते हैं, बट एक्चुअल में वो एग्जिस्ट नहीं करता है। आप कहीं ना कहीं जा कर के 1% ही सही, लेकिन आप लड़के के प्रति ज़्यादा झुकाव महसूस करते हैं और लड़की के प्रति थोड़ा कम करते हैं। लाइक मैं भी रही हूँ, मैं पहले कह सकते सीबीएसई में पढ़ती थी, बावजूद इसके जब मेरे फादर को बिज़नेस में कुछ लॉस हुआ तो उसमें ये देखा गया, जब मेरी एकेडमिक्स बहुत अच्छी रही हैं उसमें फिर भी ये देखा गया कि मेरे भाइयों की पढ़ाई नहीं छुड़ाई गई, बट मेरी पढ़ाई उस टाइम पे छुड़ा दी गई। मुझे गांव के स्कूल में ट्रांसफ़र कर दिया गया कि आप बिहार बोर्ड से जाइए, आप वहाँ से पढ़िए। उसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ, बट फिर भी मैंने वहाँ से पढ़ा, मेरा फर्स्ट डिवीज़न आया, मुझे पैसे भी मिले, मुझे साइकिल भी मिला। थैंक्स टू नीतीश जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने लड़कियों के लिए इतना कुछ किया। वो सारी चीज़ें देखते हुए मैंने एक चीज़ देखा, हमारे गाँव की लड़कियाँ, अगल बगल की लड़कियाँ, वो 10th पास करती हैं और हर एक माँ बाप के मन में ये ख्याल आता है कि वो बोझ हैं उन पर। क्या ख्याल आता है कि लड़की की शादी कर दो, मेरा अपना बोझ उतर गया, दैट्स इट, ये ख्याल आता है। तो मेरा अपना एक पर्सनल चॉइस रहा है कि मुझे अपनी हर वो कोशिश करनी है जिससे माँ बाप को ये समझा सकूं कि बेटी आपके लिए बोझ नहीं है, बेटी ऐसा एक दिन आएगा जो आपको अपने कंधे पे उठा करके सारी चीज़ें कर सकती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकती है। उसी के लिए, उसी सपने को लेकर के मैंने हर जगह जाना शुरू किया। स्कूल्स में गई, वहाँ जाके लोगों से बात किया, प्रिंसिपल से बात किया, बच्चों को समझाया, कन्विंस किया। डिजिटल इंक्लूजन के लिए 2-2, 3-3 दिन का मैंने कैंपेन लगाया, उन लोगों को समझाया, ऑनलाइन पढ़ा भी रही हूँ। जब मैंने अपने गाँव में ये चीज़ें शुरू की ना, सब लोगों ने मुझसे यही कहा कि अच्छा बड़ा आई है ये करने के लिए, भी तो फ़िलहाल कर ही रही है, बाद में पैसे लेकर के करेगी। पर ऐसा नहीं है, मैं 2020 से ये चीज़ चला रही हूँ, लगातार 2 साल से ज़्यादा होने को जा रहा है, और मैं कंटिन्यूअसली हर दिन ये काम कर रही हूँ। मेरा ये लाइब्रेरी चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में मैं कंप्यूटर सिखा रही हूँ, डिजिटल इंक्लूजन दे रही हूँ, प्लस शाम में हर दिन मेरे यहाँ 2 घंटे ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट बैच चलता है, जिसमें मेरे अगल बगल जितने भी प्रखंड, तिलौथू प्रखंड के हुए, डेहरी प्रखंड के हुए जितने भी बच्चे हैं, हाई स्कूल के खास करके, क्योंकि आप ये चीज़ देखे होंगे कि हाई स्कूल के जो बच्चे जाते हैं उनके अवधारणा है करेगा तो करेगा, नहीं तो लड़का घर में खेती करेगा और लड़की की शादी कर देंगे तो कहीं ना कहीं जाकर के खाना बनाएगी। खाना कहाँ अभी आपका लाइब्रेरी मतलब चल रहा है? ये एक तो यहाँ हो गया, और कहाँ चल रहा है? पहला लाइब्रेरी मेरा अपने गांव में खुला जो जागोडी गांव में है। दूसरा लाइब्रेरी राजपुर ब्लॉक में एक गांव है सियावक गांव, ठीक है, वहाँ पे खुला। वहाँ पे भी 2 कंप्यूटर रखा हुआ है, बुक्स रखे हुए हैं, एक स्ट्रे करके बुक रखा हुआ, उसमें जो बच्चे उसको यूज़ करते हैं, पढ़ते हैं, वापस ला कर रिटर्न करते हैं। बोरो एंड रिटर्न वाला सिस्टम अभी चल रहा है, वहाँ करते हैं। तीसरा लाइब्रेरी जो है वो नवाडीह में अभी खुलने जा रहा है, और चौथा लाइब्रेरी हमारे ही गांव से थोड़ी सी दूर पे रामडीहरा गांव है, वहाँ पे खुलने जा रहा है। हर एक लाइब्रेरी में 2 कंप्यूटर, कुछ बुक्स, एक बोर्ड, इतनी सारी चीज़ें दी जाती हैं ताकि बच्चे वहाँ ईजिली जा कर के पढ़ाई कर सके, कंप्यूटर लर्निंग सीख सके। क्योंकि आप लॉकडाउन में ये चीज़ रियलाइज़ किए होंगे कि जो पढ़ाई का स्तर है ना, वो सामने से बढ़ करके अब ऑनलाइन मोड में ज़्यादा आ चुका है। आप अगर बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का या फिर मशीन लर्निंग का, उसका ज़माना आ चुका है। हर किसी को इसमें आगे बढ़ना है, इसलिए डिजिटल इंक्लूजन एक ऐसा चीज़ है जो लोगों को डिजिटल चीज़ों के प्रति जागरूक बनाए, वो सीखने में उनको मदद करे, ताकि हम बिहार से निकल के कहीं बाहर जाएँ ना, लोग हमें पिछड़ा ना कहें। एक चीज़ और बताइए कि जो मतलब 3-4 जगह लाइब्रेरी का आपका स्टार्टअप है, तो ये अकेले कैसे चला पाती हैं? इसमें फिर टीम बना हुआ है आपका? ये हमारा एक टीम वर्क है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि कोई भी काम इंसान अकेला नहीं कर सकता है। मेरा अपना एक टीम है। अगर मैं अपने टीम की बात करूं तो मेरे टीम में तो एक संस्थापक ब्रह्मर्षि पतंजलि पाठक है, मैं इसकी प्रेसिडेंट हूँ, और मिस्टर प्रदीप पाठक है जो इसके ट्रेजरार है, और जो हमारे एग्जीक्यूटिव चीज़ों को हैंडल करते हैं वो रश्मि रथी पाठक, वो ऑनलाइन सारी चीज़ें वही संभालते हैं। इसके अलावा मेरा एक दोस्त है जिसका नाम अमृत है, वो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है मेरे साथ, वो भी इसमें ऑनलाइन पढ़ाता है। मेरी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हमारे से पढ़ी हुई हैं, पढ़ने के बावजूद उनको सोशल वर्क करने के प्रति इतना अच्छा उनकी अपनी चॉइस रही है कि उन्होंने मुझे कहा है कि मैम हम भी आपको पढ़ाएंगे। कुछ बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं जैसे निभा, ईशान, कुछ बच्चे पटना विमेंस कॉलेज की हैं जिसमें कि शिल्पी, सिमरन, ये बच्ची, मेरी एक फ्रेंड है जो अभी BHU में कार्यरत है, उसका नाम है आयुषी सिंह, वो भी बायोलॉजी की क्लासेस चलाती हैं। बावजूद इसके आप ये 4 बच्चियाँ मेरे बगल में देख सकते हैं जो मेरे से पढ़ी हुई बच्चियाँ हैं, और ये अब पर्सनली मेरे पास आई हैं कि दीदी मैम आपने हम लोगों को पढ़ाया है, अब हम आपके साथ रह करके और लोगों को पढ़ने में मदद करेंगे। इसमें से एक आर्या है, ये इसकी बहन कृति है जिसके यहाँ नया खुलेगा, और दूसरी ये नीतू है जिसके यहाँ चौथा लाइब्रेरी खुलने जा रहा है। और सबसे देखिए बड़ा चीज़ होता है कि ये सब तो चल पाता है, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ होता है पैसा। बिना पैसे के ना आप लाइब्रेरी कर सकती हैं, ना आप कंप्यूटर लगा सकती हैं, और 4-4 स्टार्टअप,
तो अप्रॉक्स पैसे की तो काफ़ी ज़रूरत पड़ी होगी, लोग भी जुड़े हैं आपके साथ, पैसे का क्या है, कहाँ से पैसा आ पाता है? जब मैंने टाटा इंस्टीट्यूट सोशल साइंस से एक डिप्लोमा किया, ऑनलाइन कोर्स सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में मैंने डिप्लोमा किया, वहाँ रहते रहते मुझे ये पता चला कि CSR फंडिंग है, प्लस बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऐसे छोटे छोटे ट्रस्ट को, ऐसे NGOs को पैसा प्रोवाइड करते हैं एज ए कम्युनिटी स्कॉलरशिप कि आप भी अपने कम्युनिटी में बच्चों को हेल्प कर सकती हैं। वहाँ से फिर मुझे ऑनलाइन एक दिन पता चला कि कोलगेट कम्युनिटी स्कॉलरशिप करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि शिक्षादान और बडी फॉर स्टडी भी उसमें इंक्लूडेड हैं। वहाँ मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया। जब मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया तो मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर जो बडी फॉर स्टडी की एक मैम है, मोनिका मैम, उन्होंने मुझे कॉल किया, मेरा इंटरव्यू हुआ। फिर विजय कृष्णन सर हैं जो शिक्षादान के डायरेक्टर हैं, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। और सबसे लास्ट में आई पूनम मैम। तो मेरा सबसे बड़ा जो थैंक यू है वो मैं पूनम मैम को, विजय कृष्णन सर को और मोनिका मैम को देना चाहूँगी, जिन लोगों ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया। 3-4 मेरे इंटरव्यूज़ हुए, उन्होंने मुझे देखा, मेरे जो मैं क्लासेस पढ़ाती हूँ ऑनलाइन, उस क्लास में वो आए, उन्होंने देखा कि हाँ मैं बच्चों को रियली कुछ प्रोवाइड कर रही हूँ, तो वहाँ उनको मैं ऑथेंटिक लगी, उनको लगा कि शायद मेरे अंदर वो पोटेंशियल है जो कुछ कर सकती है, बच्चों को हेल्प कर सकती है। तो ये सारा जो फंडिंग है वो मुझे कोलगेट कम्युनिटी स्कॉलरशिप के तहत ही आता है, इंस्टॉलमेंट वाइज आता है। उन्होंने मुझे पैसा दिया, फंड दिया, मुझे इतना अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया कि मैं कंप्यूटर लगा सकूँ, डिजिटल लर्निंग खोल सकूँ, ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा सकूँ। तो मेरा सारा जो थैंक यू है इस चीज़ के लिए मैं कोलगेट कम्युनिटी स्कॉलरशिप और पूनम मैम को देना चाहूँगी। तो अभी आप सुन रहे थे कि इन्होंने बताया किस किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाने में क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ा, कैसे कैसे इसकी फंडिंग की व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। 4 लड़कियां सामने दिख रही हैं जो कि इसी संस्था के द्वारा पढ़ी हुई भी है। एक लड़की है जिनका मैट्रिक में अच्छा नंबर भी आया है। बात कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा इन लोगों से भी। सबसे पहले तो एक चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे, चूँकि आपका मार्क्स ही अच्छा आया था, ऐसा हम अभी मैम ने बताया, तो किस प्रकार से मतलब पढ़ाई यहाँ से कराया जाता था? ऑफलाइन मोड, ऑनलाइन मोड, आपने किस प्रकार से पढ़ा? ऑनलाइन बोर्ड हम लोग किए। ऑनलाइन, इसके अलावा भी कहीं पढ़ती थी? हाँ, अपने गांव में एक सोनू सर नाम के टीचर थे, वो पढ़ाते थे। तो हम अपने घर से वहाँ गांव में जाते थे पढ़ने के लिए। तो सिलेबस को मतलब किस तरह से कवर कराया जाता है यहाँ पे? जो भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, चूँकि मैट्रिक में 5 सब्जेक्ट भी हैं, तो हम जो मेरे टीचर थे वो ज़्यादा फोकस साइंस और मैथ के लिए करते थे, और बाकी का जो सब्जेक्ट है वो सेल्फ स्टडी था। और ऑनलाइन के माध्यम से मेरा सारा सब्जेक्ट कवर होता था। हम मैम से बोलते भी थे कि ये सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, तो इसके टीचर आप मंगवाइए। तो वो अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर बुलाती थी, उनसे हम पढ़ते थे। उन लोग भी अच्छा पढ़ाते थे, तो उन लोग का पढ़ाई हमें समझ में आया। फिर उसके माध्यम से पढ़ते पढ़ते और खुद का सेल्फ स्टडी। अगर आपको किसी सवाल में, किसी सब्जेक्ट में डाउट्स होते थे, उसके लिए किस प्रकार से हेल्प मिलता था आपको? यहाँ से किस प्रकार से मदद किया जाता था? मैम के पास पूछते थे, और जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती थी उनसे कांटेक्ट करते थे। आप भी यहीं से पढ़ी? यस सर। क्या नाम हुआ आपका? आर्या स्वराज। आर्या स्वराज। आपका अभी क्या चल रहा है पढ़ाई में? अभी तो फ़िलहाल मैं ग्रेजुएशन में हूँ। अच्छा। अभी मेरा पार्ट 1 का एग्ज़ाम जस्ट हुआ है, मैं पार्ट 2 में जाने वाली हूँ, पर मैं इनकी स्टूडेंट रह चुकी हूँ। अच्छा। ऑनलाइन क्लास मैं भी किया करती थी, और इस ऑनलाइन क्लास से बहुत बेनिफिट हुआ, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं कि क्लास में टीचर वो डील नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ मैम ने सारे सब्जेक्ट्स के अलग अलग टीचर को प्रोवाइड करा करके, स्पेशली बायोलॉजी, इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ऑल सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग टीचर थे, और उन सारे सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से डील हुआ। इस ऑनलाइन क्लास से मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, इसलिए मैं स्वर्ण रेखा मैम की बहुत बहुत आभारी हूँ। और एक चीज़ बताइए, जैसा कि मैम ने बताया कि अब आप लोग भी सोशल अवेयरनेस में जुड़ना चाहती हैं, लोगों को जागरूक करना चाहती हैं, पढ़ाना चाहती हैं, तो मतलब पढ़ाने के लिए आप कहीं भी जाने के लिए भी तैयार हैं मैम की तरह, या फिर अपने अपने गांव में ही लोगों को पढ़ाइएगा? अब ये मुझे फ़र्स्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो इसके लिए भी मैं बहुत थैंकफुल हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे अगर कहीं जाने का मौका मिले तो मेरे फैमिली उसको ना बोलेंगे। सिविल सर्विसेज में मुझे बहुत अच्छा वो काम करना बहुत अच्छा लगता है, मेरी फैमिली इसके अगेंस्ट कभी नहीं जाएगी। अगर मुझे बाहर जाकर भी कुछ काम करना पड़े तो मैं जाऊँगी। अब मान लीजिए गांव में 2 महीना बाद कुछ लोग बोल दिए कि फ्री में काम कर रहे हो, कुछ पैसा ले लो,
फिर उस टाइम पैसा इंपॉर्टेंस आएगा या फिर पैसा को इग्नोर करके काम को किया जाएगा? देखिए, अब जैसे कि मैम अभी फ्री ऑफ कॉस्ट चलाती हैं, तो मैं अभी किसी पे बर्डन नहीं डालूंगी कि मुझे पैसा दो। अगर बच्चे प्रोवाइड कर सकते हैं तो उन्हें मैं बोलूँगी दें, और नहीं प्रोवाइड कर सकते तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट चलाना चाहूँगी। फ्री ऑफ कॉस्ट चलाना चाहेंगे। बहुत सारी बातें हैं, लड़की यहाँ से पढ़ी है, अच्छा उनको मतलब यहाँ से रिस्पांस मिला, परिणाम अच्छा आया, तो ये लोग भी अब अपने आगे आने वाले बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, इस संस्था से जुड़ना चाहते हैं। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आपने इतना अच्छा समाज में काम शुरू किया, लोगों को इग्नोर किया, क्या मानसिकता है, नहीं मानसिकता है, उस सभी चीज़ों का आपने इग्नोर किया। और हमारी शुभकामनाएं रहेंगी कि 4 लाइब्रेरी से आप हर जगह गांव-गांव लाइब्रेरी खुले। कोई अगर देखिए आज के डेट में समाजसेवी नाम के लोग बहुत सारे चल रहे हैं हमारे समाज में, उनको कोई अगर संदेश देना चाहती हैं इन संस्था के लिए तो बता दीजिए। सबसे पहले मैं हर किसी से, जो भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, जो एबल हैं, जो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, मैं आप सबसे ये विनती करती हूँ कि आप मुझे मेरे ड्रीम पूरा करने में मदद करें। मैं चाहती हूँ कि हर गांव में मैं एक ऐसा लाइब्रेरी सेटअप कर सकूं जहां मैं कुछ कंप्यूटर्स रख सकूं, कुछ बुक्स रख सकूं, कुछ बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट जाके मैं पढ़ा सकूं। मैं हर गांव में जाती हूं, हर स्कूल्स में अप्रोच करती हूं। और आप जो लोग भी कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से इस चीज़ को करते जाइए, क्योंकि गीता में लिखा है कि आप कर्म कीजिए और फल की इच्छा मत कीजिए, ठीक है। तो मैंने सिर्फ अपना कर्म किया है। इस कर्म को करते समय मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ा है, बीइंग अ गर्ल, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप अपने सोसाइटी में देख रहे हैं सबसे बड़ा टॉपिक तो शादी ही है। लोग मुझे हर वक्त ये बोलते हैं शादी नहीं कर रही है, बड़ा चली है समाज सेवा करने। हर एक लड़की को सिर्फ मैं एक यही स्टेटमेंट कहूँगी, बस मैं एक यही चीज़ देना चाहूँगी कि आप जो करना चाहती है पूरे दिल से, सच्चे दिल से उसमें लगे रहिए। और जो लोग भी मेरी ये वीडियोस देख रहे हैं, जितने भी लोग हैं एबल जो मेरे कर सकते हैं, प्लीज़ हेल्प मी टू ओपन such kind of library in each and every village, due to which all students can get their education. स्पेशली वीमेन एम्पावरमेंट, मैं वीमेन एम्पावरमेंट पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। लड़कियों को मैं इतना सशक्त बनाना चाहती हूँ कि वो टेक्निकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सके, क्योंकि आपने भी देखा होगा सर, जो हमारे यहाँ शिक्षा का रेशियो है, स्तर है। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे उन्होंने स्कीम्स निकाले हैं जिससे कि बच्चियों बहुत अच्छे से एजुकेशन अपना प्राप्त कर पा रही। बावजूद इसके बिहार में ड्रॉप आउट रेशियो ज़्यादा है। 10th 12th के बाद लड़कियां पढ़ाई छोड़ देती हैं। अगर वो पढ़ भी रही है तो नाम मात्रा का कुछ चीज़ ले लिया है, नाम चल रहा है, वो पढ़ रही है। दूसरा, हमारे बिहार की जो लड़कियाँ हैं वो मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल लर्निंग या टेक्नोलॉजी वाले चीज़ों में बहुत कम है। बहुत 1-2% रेशियो जाता है, जहाँ पे 1-2% एवरेज वो लोग चली जाती हैं, जहाँ पे वो लोग ऐसा कुछ कर रही हैं, वरना सब एक वही ट्रेडिशनल काइंड ऑफ पढ़ाई में लगी हुई हैं। तो मेरा अपना एक यही ध्येय रहा है, मेरा अपना एक यही ड्रीम रहा है, अपना गोल रहा है कि मुझे हर उस लड़की को, जो लड़की या फिर जो लड़की अपने माँ बाप के लिए बोझ लगती है, मुझे कहना तो नहीं चाहिए पर आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं ऑटो में जाती हूँ, मैं लोगों से बातें करती हूँ, क्योंकि ये मेरा काम है अवेयरनेस स्प्रेड करना। मैं जब उनसे पूछती हूँ तो सबने मुझसे यही कहा है कि हमारा बोझ था, हमने उतार दिया, अब आगे इसकी मर्जी। पर फिर उस बोझ के साथ आगे क्या बोझ मिलता है ये फिर कोई देखने नहीं जाता है। इसलिए मैं हर लड़की को एम्पावर करना चाहती हूँ, मुझसे जितना बन सकता है, जितना मैं कर सकती हूँ, मुझे वीमेन एम्पावरमेंट करना। हर एक लड़की को इतना सशक्त बनाना है, वो अपने पैरों पे खड़ा रह सके, 2 पैसे कमा सके, समाज का सेवा कर सके। क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर एक औरत शिक्षित है बहुत अच्छे से, तो वो अपने एक घर को शिक्षित बनाती है। एक अगर एक घर शिक्षित है तो फिर वो गांव शिक्षित होता है, उस शिक्षित गांव से एक शहर शिक्षित होता है, और उस शहर एक शिक्षित, बहुत सारे शिक्षित शहरों को मिला करके एक राष्ट्र शिक्षित होता है। तो अगर देखा जाए तो जिसको कहते हैं ना यूनिट, इकाई शिक्षा की या फिर डेवलपमेंट की, तो वो एक औरत ही होती है। इसलिए औरत का शिक्षा सही मायने में हर एक चीज़ से एक उनका कह सकते हैं चौतरफा ज्ञान, डिजिटल इंक्लूजन, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करता है आज के टाइम में। इसलिए मेरा अपना ड्रीम है, मेरा अपना ये है कि मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाऊंगी और पूरे हिम्मत से, पूरे लगन से मैं इस चीज़ को करूंगी। और मेरा जो लक्ष्य है कि मुझे बिहार के हर एक गांव में ऐसा एक लाइब्रेरी सेटअप करना है। मैं ये लाइब्रेरी ज़रूर सेटअप करूंगी। आप लोग प्लीज़ मेरी मदद करते रहें। तो आप सुन रहे थे स्वर्ण रेखा को, सपना बहुत बड़ा है, कारवां अभी चलते रहेगा, लोग जुड़ते रहेंगे और शिक्षा का जो ये दौर है वो थमेगा नहीं। इनका सपना, जज्बात काफ़ी बड़ा है। तो आप अगर मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ इनको मदद करिए और आगे बढ़ाइए। आप बने रहिए न्यूज़ सुपर 7 के साथ। मैं सुधांशु भारद्वाज आपके साथ फिलहाल लेते हैं विदा, मिलेंगे अगले कड़ी में कहीं ना कहीं। आप बने रहिए हमारे साथ।